नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इतवार के रोज़ एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मुल्क के 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों में पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे और डीजल की कीमत में 31 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि हैदराबाद में भी पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। इस इजाफे के साथ हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल 93 रुपये 38 पैसे फी लीटर पर फरोख्त किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 4 मई से लेकर अब तक 19 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि बाकी 15 दिनों में कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। इस दौरान हैदराबाद में पेट्रोल 4 रुपये 32 पैसे और डीजल 5 रुपये 13 पैसे महंगा हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में हफ्ते के रोज साउथ वेस्ट मानसून पहुंच गया। इससे दोनों रियासतों के साहिली इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा। यह महाराष्ट्र के साहिली जिले रत्नागिरी के हरनाई बंदरगाह पहुंचा। इसे जुनूबी कर्नाटका जिले में बारिश हुई। मानसून के आगे बढ़ने की सिमत मामूल के मुताबिक है। यह मिड अरेबियन सी के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ सकता है। IMD के मुताबिक मानसून अगले 48 घंटों में गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। जुनूबी महाराष्ट्र से केरल तक एक टर्फ बना हुआ है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च ने पहले नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर रोक लगाई। इसके बाद जब मुखालिफत शुरू हुई तो 24 घंटे के अंदर ही उस सर्कुलर को वापस ले लिया गया। हॉस्पिटल इंतजामिया ने सफाई दी कि उनकी जानकारी के बिना ही सर्कुलर जारी कर दिया गया था। हफ्ते के रोज हॉस्पिटल की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही बात कर सकते हैं। अगर वो किसी दूसरी जबान का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हॉस्पिटल इंतजामिया को कई बार ऐसी शिकायतें मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ अपने रियासत और मकामी जबान में बात करते हैं। इससे मरीजों को उनकी बात समझने में परेशानी होती है, जिसके बाद सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ड्यूटी के दौरान मलयालम जुबान का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ज़्यादातर मरीज इसे समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से वहां तकलीफ हो रही है। इसीलिए सभी नर्सिंग स्टाफ को हुक्म दिया गया था कि बातचीत के लिए हिंदी या अंग्रेजी जबान का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने और शशि थरूर जैसे दिग्गजों ने एतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में एक सरकारी इदारा अपने नर्सिंग स्टाफ से कह सकता है कि वो उन लोगों से अपनी मादरी जबान में बात ना करें जो उन्हें समझ सकते हैं। ये मंजूर करने वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच योगी ने हफ्ते के रोज अपना 49वां बर्थडे भी मनाया। हालांकि इस दिन उन्हें खास बधाई नहीं मिली। दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए योगी को बधाई नहीं दी। इस बात की चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि वबा के बीच मोदी ने उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत को तो ट्वीट करके बधाई दी थी। हालांकि मोदी शाह को छोड़कर कई मंत्रियों, कई मरकजी वज़रा और बीजेपी कायदीन ने सोशल मीडिया पर योगी को उनकी यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी थी। इनमें देवेंद्र फडणवीस, डॉक्टर रमन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हैं। बीजेपी जराये का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान किसी के लिए भी मुबारकबाद जैसी कोई पोस्ट नहीं की है। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर समेत अपोजिशन के भी कई बड़े कायदीन शामिल हैं जिनके लिए पीएम ने पोस्ट नहीं की। इसमें राजस्थान, गोवा, केरल और हरियाणा के वज़राए आला भी शामिल हैं। हालांकि इस बीच मामले में समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान IP सिंह ने एंट्री करते हुए इस दावे को झूठा करार दिया। IP सिंह ने मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट को सबके सामने उजागर किया, जिसमें पीएम उत्तराखंड के वज़ीर आला तीरथ सिंह रावत को बर्थडे की मुबारकबाद देते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ IP सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि तीरथ सिंह को बधाई देने वाले मोदी ने
योगी को पूछा तक नहीं। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात को देखते हुए यूपी हुकूमत में बड़ा फेरबदल होना तो तय है, लेकिन अटकलें थी कि बीजेपी योगी पर दांव खेलने से बच सकती है या फिर योगी को हटा भी सकती है। हालांकि बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने मंगल के रोज को ही इस तरह की अटकलों को अफवाह बताया था। बीएल संतोष और कौमी नायब सदर और इस रियासत के इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने 2 दिन यूपी हुकूमत के कामकाज का रिव्यू किया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए योगी के कामकाज की तारीफ भी की थी। जुमे के रोज एक बार फिर बीजेपी जराये ने बताया था कि योगी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन कैबिनेट में काफी बदलाव किए जा सकते हैं। साबिक नौकरशाह और मोदी के करीबी माने जाने वाले AK शर्मा को यूपी हुकूमत में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएल संतोष के दौरे के बाद कौमी सदर JP नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह का भी यूपी का दौरा हो सकता है। बड़े बदलाव के सभी फैसले इस महीने लिए जा सकते हैं। कयास है कि मरकजी वजारत के एक्सपेंशन में यूपी के कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसका फायदा 2022 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी को मिल सके। इसमें ज़ात और इलाका वारियत को ध्यान में रखते हुए कई नए लोगों को वजारत में शामिल किया जाएगा। ये फैसला बीएल संतोष और राधा मोहन की जानिब योगी सीनियर कायद वुज़रा और MLA से 2 राउंड के इजलास के बाद लिया जाएगा। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास पुलिस ने 51 क्रूड बॉम्ब्स बरामद किए हैं। ये बम सड़क किनारे एक प्लास्टिक की बोरी में पड़े हुए थे। बोरी के अंदर इसे फल की टोकरी में एक लकड़ी के बक्से के अंदर अखबार में लपेट कर रखा गया था। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पहुंचकर बमों की जांच की। इसके बाद कलकत्ता पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से शेयर किए गए इनपुट की बुनियाद पर कलकत्ता पुलिस ने एंटी राउडी सेक्शन ने इन बमों को बरामद किया। असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद 17 फरवरी को ममता बनर्जी की हुकूमत में वजीर रहे जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ था। इसमें वो शदीद रूप से जख्मी हो गए थे। यह हमला रात करीब 9:45 पर मुर्शिदाबाद जिले के निमतीता रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ था। कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों ने एक के बाद एक कई बम उन्हें निशाना बनाते हुए फेंके थे, जिसमें वो शदीद रूप से जख्मी हो गए थे। इस वाक़े में 22 लोग जख्मी हुए थे। इस वाक़े की जांच वजारत दाखिला ने NIA को सौंप दी है। बता दें कि असेंबली इंतखाबात के दौरान तीसरे फेज की वोटिंग से पहले साउथ 24 प्रगना जिले के बरुईपुर इलाके में 40 से ज़्यादा देसी बम बरामद किए गए थे। इस वाक़े से पहले वजीर दाखिला अमित शाह और TMC MP व ममता बनर्जी के भतीजे ने बरुईपुर में इंतखाबी रैलियां और रोड शो किए थे। इससे पहले 26 मार्च को भी कलकत्ता के बेनीपुकुर CIT रोड पर वाक़े एक इमारत के सामने 26 देसी बम बरामद किए गए थे। इसके 2 दिन बाद यानी 28 मार्च को नरेंद्रपुर इलाके में पुलिस ने 56 बम बरामद किए थे। महकमा आबपाशी में बदनवानी की जांच कर रही मगरबी कलकत्ता पुलिस के जरिए मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखेल बेहरा की गिरफ्तारी के एक दिन के बाद अपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ इमदादी अशिया और लाखों रुपए के तरपाल चोरी के मामले में FIR दर्ज की गई है। यास तूफान के बाद बेघर हुए लोगों को देने के लिए रखे गए तरपाल की चोरी का मामला कई दिन पहले सामने आया था। इल्ज़ाम है कि शुभेंद्र अधिकारी और उनके भाई और कांती म्यूनसिपालिटी के साबिक मेयर सुमुंदो अधिकारी की मदद से 4-5 अफराद कांती म्यूनसिपालिटी के गोदाम में दाखिल होकर इमदादी सामान और तिरपाल चोरी कर ली। 29 मई को कांती म्यूनसिपालिटी के इंतजामी बोर्ड के मेंबर रतनदीप माना ने शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। 2 सरकारी मुलाजिमीन जिन पर तिरपाल चोरी का इल्ज़ाम है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने शुभेंद्र अधिकारी और सुमेंदु अधिकारी की हिदायत पर ही इस वारदात को अंजाम दिया। अगरचे कि इस पूरे मामले में शुभेंद्र अधिकारी ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन उनके वालिद और मेंबर पार्लियामेंट शेषर अधिकारी ने दावा किया कि सारा वाक़या सियासी इंतखाम का है। सियासी मकसद के तहत ही इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। CBI की कार्रवाई का बदला हमसे लिया जा रहा है। हमें हरासा करने के लिए हर तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी करने के बढ़ते वाकयात के बीच रियासती हुकूमत ने अब नहर किनारे थाने खोलने शुरू कर दिए हैं ताकि किसानों के हक का पानी चोरी न हो।
पहला थाना बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ में वाक़े नोहर में खोला जा रहा है। रियासत में पहली बार पानी की हिफाजत के लिए हुकूमत को थाना खोलना पड़ रहा है। यहाँ 60 पुलिस एहलकारों का स्टाफ न सिर्फ नोहर बल्कि भादरा समेत आसपास के इलाकों में भी पानी चोरी के वाकयात पर फौरी कार्रवाई करेगा। वजारत दाखिला ने पिछले दिनों रियासत में 12 नए थाने मंजूर किए थे। उन्हीं में से एक थाना बीकानेर रेंज के नोहर में बताया गया। ये थाना इंस्पेक्टर लेवल का होगा। वहीं 5 सब इंस्पेक्टर, 6 ASI, 8 हेड कांस्टेबल और 40 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। इस इलाके में पानी चोरी के वाकयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ असरदार और दबंग किसान पानी को अपने खेत में ले लेते हैं। ऐसे में आम किसानों के हिस्से में पानी नहीं आता। पिछले 4 साल में हनुमानगढ़ जिले में ही पानी चोरी के 74 केसेस दर्ज हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 28 केसेस भिरानी पुलिस थाने में दर्ज किए गए। पानी चोरी करने के लिए नहर में साइफन लगाया जाता है। एक लंबे पाइप को नहर में डालकर पानी को अपने खेत में डाल लिया जाता है। नहर की डिग्गी और अहम नहर के आसपास साइफन लगे होते हैं। वहीं खाले से भी पानी रोककर किसान अपने खेत में डाल लेते हैं। इससे दूसरे किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता। यह पहला थाना है जो नहरी पानी की चोरी रोकने का काम करेगा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में ऐसे वाकयात सबसे ज्यादा हो रहे हैं। वहीं बीकानेर से जोधपुर और बाड़मेर तक भी पानी चोरी हो रहा है। ऐसे में हुकूमत को आने वाले वक्त में ऐसे थानों की तादाद शायद बढ़ानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बाबरी मस्जिद की मुतबादिल 5 एकड़ पर मस्जिद और एक हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF इस मस्जिद कॉम्प्लेक्स को मुजाहिद आज़ादी मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी के नाम से मौसूम करने का फैसला किया। IICF ने बताया कि मस्जिद, अस्पताल, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन का सारा मंसूबा फैजाबादी के लिए वक्फ किया जाएगा। फैजाबादी एक मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने 1857 की बगावत के दौरान अवध को 2 साल तक अंग्रेज़ों से बचाया था। उन्हें लाइट हाउस ऑफ आज़ादी के नाम से जाना जाता है। IICF के सेक्रेटरी मुसन्निफ हुसैन ने बताया कि उनकी शहादत के दिन पूरे मंसूबे का नाम फैजाबादी के नाम पर रखने का फैसला किया गया। मौलवी फैजाबादी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अलंबरदार थे। यही वजह है कि हमने गुज़िश्ता जनवरी से ही यहाँ तहकीकी मरकज़ उनके लिए वक्फ किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद के 160 साल बाद हिंदुस्तान की तारीख में फैजाबादी को मुनासिब तस्लीम नहीं किया गया। वाज़ेह है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ अराजी को मस्जिद के लिए मख्तस करने के हक में फैसला सुनाया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की तामीर के लिए IICF का क़याम अमल में लाया था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना का कहर कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। बीते दिन दुनिया भर में 3,99,069 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 9,273 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। इधर बेल्जियम ने 16 और 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्हें जुलाई से फाइजर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी जाएगी। वजारत ने हफ्ते के रोज़ ये जानकारी दी थी। इसी दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सलाह दी कि 21 जून को लॉकडाउन में दी जाने वाली ढील को अभी कुछ और हफ्तों के लिए टाल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीनेशन के उस लेवल तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं हैं जो हमें वायरस को रोकने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क तीसरी लहर के शुरुआती मरहले में हो सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में अब तक 17 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 37,36,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 68 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमज़ोर होती जा रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते में पहले इन्फेक्शन की रेट 9.1% थी, वो हफ्ते के रोज़ गिरकर 3.2% तक आ गई है। यानी पिछले हफ्ते तक मुल्क में हर 100 टेस्ट में से 10 लोगों में कोरोना की तस्दीक हो रही थी। यह आंकड़ा गिरकर अब 3 और 4 के बीच में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 20,36,311 सैंपल्स के टेस्ट किए गए। इनमें कोरोना के 1,14,415 मामले सामने आए। ये पिछले 61 दिनों में यानी 2 महीने से ज़्यादा में एक दिन में मिले मुतासरीन का सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,573 केसेस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,681 मरीजों की मौत हुई।
और 1,89,089 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 77,402 की कमी हुई। पिछले 10 दिन की बात करें तो एक्टिव केसेस में 9,42,424 की कमी रिकॉर्ड की गई और 14 अप्रैल के बाद पहली बार एक्टिव केसेस का आंकड़ा 15 लाख के नीचे आया है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार में इस माह भी तेजी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अगले महीने से हालात सुधरने लगेंगे। टीका बनाने वाली कंपनियों के ताज़ा कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर डालें तो जून में मुल्क को 10 करोड़ डोज मिलेंगे, लेकिन सितंबर से 42 करोड़ टीके मिलने लगेंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाता है उसने 3 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इसी तरह स्पुतनिक वी बनाने के लिए भी 7 कंपनियों के साथ डील फाइनल हो चुकी है। ये कंपनियां कब कब टीके डिलीवर करेंगे इसकी पूरी जानकारी मरकज ने जुटा ली है। इस साल के खत्म तक 6 और कंपनियों के टीके आ जाएंगे। मुल्क भर में 66,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, लेकिन टीके की कमी की वजह से 44,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स हफ्ते में 3 से 4 दिन चल रहे हैं। नेशनल कोविड टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर वी.के. पॉल का कहना है कि जब पोलियो का प्रोग्राम चलता है तो दिन में 8 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन भी इसी रफ्तार से दी जा सकती है। बायोलॉजिकल ई 3 कंपनियों की वैक्सीन बना रही है। 10 करोड़ डोज एडवांस बनाए। बायोलॉजिकल ई ऐसी सिर्फ एक कंपनी है जो 3 कंपनियों की वैक्सीन बना रही है। तीनों कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के करार हो चुके हैं। तीनों कंपनियां बैरूनी हैं। बायोलॉजिकल ई की एमडी महिमा दातला ने इसकी तस्दीक की है। दूसरी जानिब जराए बता रहे हैं कि कंपनी ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के 10 करोड़ डोज एडवांस में तैयार कर लिए हैं। मंजूरी मिलते ही कंपनी इन्हें बैरूनी मुल्क भेजेगी, लेकिन मरकजी हुकूमत इसका कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में ही रखकर कंपनी से लगातार बातचीत कर रही है। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल हुकूमत की स्कीम पर मरकज की रोक के बाद इल्जाम जवाबी इल्जामात का दौर शुरू हो गया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि आप स्कीम पर रोक लगाकर राशन माफिया की मदद करना चाह रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक बार नहीं 5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से यह स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली। हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी। क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है। आपने ये स्कीम खारिज। वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को आज मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिलीप कुमार की
बीवी सायरा बानो ने बताया कि दिलीप साहब को रूटीन चेकअप के लिए नॉन कोविड पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें पिछले कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ थी। हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर नितिन गोखले की टीम उनकी देखभाल कर रही है। सायरा बानो ने लोगों से अपील की है कि दिलीप साहब के लिए दुआएं करते रहें और आप भी महफूज रहें। दिलीप कुमार पिछले महीने भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तब भी यही कहा जा रहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन बाद में उनकी बीवी सायरा बानो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में एडमिट हुए थे। सभी चेकअप के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना के चलते पिछले साल दिलीप कुमार के 2 छोटे भाइयों का इंतकाल हो गया था। 21 अगस्त को 88 साल के असलम और फिर 2 सितंबर को 90 साल के एहसन चल बसे थे। इसके चलते सायरा बानो और दिलीप कुमार ने 11 अक्टूबर को अपनी शादी की 54वीं सालगिरह का जश्न नहीं मनाया था। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के बाद शुरू हुई आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की लड़ाई बिहार में भी जोर पकड़ रही है। बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों में गुस्से के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की बिहार यूनिट ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पटना में इतवार के रोज हुई आईएमए के इजलास में बाबा रामदेव के खिलाफ रियासत के 50 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए सभी ब्रांच के अराकीन को तैयार किया गया है। आईएमए के साबिक प्रेसिडेंट डॉक्टर बिमल कारक का कहना है कि एक एक कर सभी थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आईएमए बिहार के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार, रियासत के सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील कुमार ने मीटिंग के दौरान कहा कि रामदेव ने एलोपैथी, वैक्सीनेशन और दवाओं के खिलाफ भ्रम फैलाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कोविड शहीदों का भी मजाक उड़ाया और उनकी बेइज्जती की है। इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि रियासत की अलग अलग ब्रांचेस के अराकीन रामदेव के खिलाफ केसेस दायर करेंगे। बाबा रामदेव ने एक बयान में दावा किया था कि कोरोना के इलाज के दौरान इस्तेमाल हुई रेमडेसिविर, फेविफ्लू और डीजीसीआई से अप्रूव दूसरी ड्रग्स की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई। इस पर आईएमए उत्तराखंड ने लीगल नोटिस भेजकर राइटिंग में माफी मांगने और ऐसा ना करने पर 1000 करोड़ रुपए के डैमेजेस की मांग की थी। वहीं नेशनल यूनिट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से रामदेव पर केस चलाने की मांग की थी। मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसिल 8वें हफ्ते इजाफा हुआ और पहली बार 598 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मौसूला आदाद और शुमार के मुताबिक 28 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला का मुल्क का ज़खीरा 5.27 अरब डॉलर इजाफे से 598.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे कबल 21 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में इसमें 2.87 अरब डॉलर बढ़कर 592.89 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की इत्तला देने के सिलसिले में जुमे के रोज बताया था कि इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि इस 4 जून को हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 600 अरब डॉलर की सतह को अबूर कर गया है, लेकिन तस्दीक के बाद इस हफ्ते के आदाद और शुमार आने वाले जुमे को जारी किए जाएंगे। मरकजी बैंक ने कहा था कि 28 मई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर का सबसे बड़ा जुज़ गैर मुल्की करेंसी के असासों 5.01 अरब डॉलर से बढ़कर 553 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच गया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुल्जिम मेहुल चौकसी ने हिंदुस्तान के सामने पेशकश रखी है। उसने कहा कि हिंदुस्तानी ओहदेदार डोमिनिका आएं और अपनी जांच से जुड़े कोई भी सवाल पूछें। चौकसी ने दावा किया कि उसने हिंदुस्तान सिर्फ इलाज के लिए छोड़ा था, वो कानून पर अमल करने वाला शहरी है। चौकसी ने ये बातें डोमिनिका हाई कोर्ट में भेजे अपने हलफनामे में कही हैं। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक चौकसी ने हलफनामे में कहा कि हिंदुस्तानी ओहदेदार उसके खिलाफ किसी भी जांच के सिलसिले में सवाल कर सकते हैं। मैं उन्हें यहां आने और सवाल पूछने का ऑफर देता हूं। मैंने हिंदुस्तान में किसी एजेंसी से बचने की कोशिश नहीं की। जब मैं अमेरिका में इलाज कराने के लिए हिंदुस्तान छोड़ा था तब मेरे खिलाफ किसी भी एजेंसी की जानिब से कोई भी वारंट नहीं जारी किया गया था। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुखारी ने ट्विटर की जानिब से उनकी पोस्ट हटाने के सिलसिले में मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि कंपनी की सेंसरशिप की पॉलिसी इन सभी संगीन उमूर को समझने में पूरी तरह नाकाम रही है, जिसकी वजह से मुल्क में ट्विटर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। नाइजीरियाई हुकूमत ने हफ्ते के रोज मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के लिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल करने से मुतालिक ट्विटर को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोकने का नोटिस जारी किया था।
चारशंबे के रोज ट्विटर ने अलायदगी पसंद तहरीक से मुतालिक मोहम्मद बुखारी के ट्वीट को हटा दिया था, जिसके बाद ट्विटर सारिफीन में काफ़ी गम और गुस्सा देखा गया और ट्विटर के इस अमल को नाकाबिले माफ़ी तस्लीम किया गया। नाइजीरिया की हुकूमत ने ट्विटर के मिशन पर शकूक और शुबात का इजहार करते हुए अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी पर दोहरा मियार इख्तियार करने और मगरबी अफ्रीकी मुल्क में अलायदगी पसंदों की हिमायत करने का इल्ज़ाम आयद किया था। मोहम्मद बुखारी ने कल रात फेसबुक पर लिखा कि सदर बुखारी के ट्वीट को हटाना एक मायूस कुन इक़दाम है। नाइजीरिया के सामने आज सेंसरिंग आने वाले चैलेंजेस की गलत फहमी पर मबनी है। अहमद बुखारी ने हटाए गए ट्वीट में 1967-1970 में मुल्क की 30 माह की खाना जंगी का हवाला देते हुए कहा था कि आज जो लोग गलत बर्ताव कर रहे हैं वो नाइजीरियाई खाना जंगी की मालूमात भी नहीं रखते। शायद उन्हें मालूम भी ना होगा कि कितने अफराद हलाक हुए और कितना नुकसान हुआ था। हम 30 माह मैदान में थे और इस बार भी उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में फिर से सदारती इंतखाबात लड़ने के इशारे दिए हैं। नॉर्थ कैरोलिना रियासत में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से 2024 में रियासत में इंतखाबात जीतेगी। नॉर्थ कैरोलिना रिपब्लिकन पार्टी के 2021 के कन्वेंशन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हम नॉर्थ कैरोलिना जीतेंगे, एक ऐसे साल में यानी 2024 जिस पर मेरी नज़रें जमी हुई है। हम ऐसी ज़मीन तैयार करेंगे जिससे नॉर्थ कैरोलिना एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की जीत दर्ज हो सके। 2022 में नॉर्थ कैरोलिना में सेनेट के इंतखाबात होने हैं। इससे पहले फेसबुक ने इतवार के रोज़ ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। 2 साल का वक्त 7 जनवरी 2021 से गिना जाएगा। उसी दिन पहली बार ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया गया था। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट निक क्लेग ने जुमे के रोज ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी थी। With poisonous and divisive left-wing doctrines such as critical race theory and exact opposite of the American belief that we all are created equal. ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों ने हफ्ते के रोज यमनी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम शहर मारब में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके नतीजे में 5 साला बच्ची समेत 17 अफराद हलाक हो गए हैं। मारब के गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी अली अल गलेसी ने बताया कि मारब के इलाके रोज़ा में एक गैस स्टेशन पर मिसाइल से हमला किया गया। इसमें 10 अफराद जख्मी हुए हैं। हौसी मिलिशिया ने फौरी तौर पर इस वाक़े के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। यमन में कानूनी हुकूमत और ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के दरमियान जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में ओमान का एक सरकारी वफद हौसी क़यादत से बातचीत के लिए हफ्ते के रोज़ सना पहुंचा है। कबल अज़ीं हौसी मिलिशिया के एक जरिए ने फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ओमानी वफद के हौसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम और दूसरे ओहदेदारों के हमरा यमनी दारुल हुकूमत में आमद की तस्दीक की थी। मशरकी चीन में हफ्ते के रोज चाकू के हमले में 5 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। मकामी पुलिस ने यह इत्तला दी। इंकोंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो पर जारी एक बयान में कहा कि सूबे आनहुई के अनकोंग शहर के हुक्काम को हफ्ते की सफेर खबर मिली कि एक शख्स ने सड़क पर पैदल चल रहे लोगों पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी और मामले की छानबीन की जा रही है। मकामी अखबार में शाये होने वाली खबर के मुताबिक इंकोंग के ब्लड बैंक ने लोगों से खून की हत्या करने की अपील करते हुए कहा कि ब्लड बैंक में जमा खून नाकाफी साबित हो रहा है। चीन के कानून के तहत आतिशी असलाह की फरोख्त और उन्हें रखना ममनू है और बड़े हमले में आमतौर पर चाकुओं या देसी धमाका खैज मवाद से होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बोट को हाल ही में वेनिस बोट शो में पेश किया गया। ये अपने आप खुद को कंट्रोल करती है। इसे कैंडेला C7 नाम दिया गया है। ये एक बार में 93 किलोमीटर तक सफ़र तय करती है। दूसरी इलेक्ट्रिक बोट के मुकाबले ये 3 गुना ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकती है। ख़ास बात यह है कि पानी से कुछ ऊंचाई पर चलती है। C7 को तैयार करने वाली स्वीडन की कंपनी कैंडेला का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक बोटिंग का शानदार तजुर्बा कराती है क्योंकि ये आवाज़ नहीं करती और ना ही इसमें झटके लगते हैं। ऐसा कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले फाइल सिस्टम की वजह से हो पाता है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।